related to very important two topics, that is hydro power plant and thermal power plant. Now I am sharing the screen with you guys. तो थोड़ा तो हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे, दैट व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट, व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस इन अ लिटिल बिट डिटेल्ड मैनर. So what we had to do in this topic, we have to understood the process and working of power plant and what are their advantages and disadvantages. This is our whole sole point of attraction, point of discussion. Okay. So here we go. So suppose first we start with thermal power plant. So I hope the diagram is quite visible to you. The diagram is visible to you or not? Please let me know. Yes sir, it is visible. Very good. So basically, as it is clear from its name that it is thermal power plant, so the basic working is, we had already discussed कि हम इसमें जो fossil fuel है हमारा mainly coal, उसको बर्न करते हैं, यानी कोल को बर्न करते हैं. कोल की हेल्प से हम किसी बॉयलर में वाटर को बॉयल करते हैं. वी डू दी वाटर बॉइलिंग प्रोसेस. ओके, कोल से हम बॉयलर चलाते हैं, बॉयलर को बॉयल करते हैं, उसमें पानी होता है और बॉयलर से हमको मिलती है स्टीम. And this steam is at high pressure and speed. Of course, if we compress the steam at high pressure, then automatically the speed, if we supply this steam to anywhere, it kept a very high speed. So this steam falls on the blades of turbine, and turbine's shaft is connected to a electric generator. और इस तरह हम थर्मल एनर्जी को, मींस फॉसल फ्यूल्स से जो हमको थर्मल एनर्जी मिली, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. बिकॉज वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जीज हैं, लेकिन जो बेस्ट, इजी एंड मोस्ट फेवरेबल सोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो हमें हमारा टारगेट है, हमने पढ़ा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो वी जस्ट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि केवल कोल है आपके पास तो उससे आप फैन नहीं चला सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट योर टेलीविजन विद द हेल्प ऑफ कोल. इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी. That's why we convert coal, basically thermal energy, into electrical energy. So this particular structure, this particular diagram is explaining the same thing. As you can see that here we have a coal supply. Here we have a coal supply. This is a coal supply. और इस कोल सप्लाई को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से, ये कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से हम एक मिल में डालते हैं. मिल यहाँ पर एक छोटी सी चक्की होती है. उसका काम क्या होता है, क्योंकि जब हमें माइंस से कोल मिलता है, सो दैट इज ऑफ वेरी बिग साइज एंड शेप. तो ये जो चक्की है, ये जो मिल है, इस मिल में कोल के पीसेस को हम छोटा कर लेते हैं, उनको पीस लेते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे उसको जलाना आसान है, उसको बर्न करना आसान है. एंड देन वी सप्लाई दिस कोल टू अ बॉयलर. और बॉयलर इज बेसिकली एक फर्नेस होती है जिसमें कोल जलता है और पानी की सप्लाई से स्टीम बनती है. तो जो भी कोल बर्न होगा, जो भी उसकी राख बनेगी, वो इधर ऐश सिस्टम में इकट्ठी होती रहती है ना. और जो भी स्टीम बनती है, जो भी स्टीम बनेगी, वो इस पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन जनरेटर पर डाली जाती है. और इस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो जनरेटर से, और सबमिशन ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो थ्रू पोल्स. दिस इज अ बेसिक प्रोसेस. लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे
जब हम स्टीम को टरबाइन पर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे आप कहते हो कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि चाय का गरम गरम प्याला हो, उसके ऊपर अगर आप कुछ ट्रांसपेरेंट कुछ भी प्लेट रख दें तो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं स्टीम की, है ना। आप जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है। दैट सेम कंडेंसेशन प्रोसेस आल्सो हैपेंस इन द एट टरबाइन आल्सो। तो कुछ वाटर ड्रॉप, तो काफी जाहिर है एक बहुत बड़ी मात्रा में हम स्टीम देते हैं टरबाइन पे, तो टरबाइन से जो ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, जो कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स हैं, वो इस कंडेंसर में हम इकट्ठा करते रहते हैं वाटर को, और उस वाटर को दोबारा से फीडबैक कर देते हैं, दोबारा से फीडबैक कर देते हैं बॉयलर में भी। इसके अलावा एक और प्रोसेस है कि चूंकि हमारा पानी बहुत हैवी टेम्परेचर पे उबाला गया है, सो दैट वाटर इज वेरी बेस्ट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो हम यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के हेल्प से उसको हम एक ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई में भी बदल सकते हैं। तो ये एक यूज हो सकता है, हम इसको ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। बॉयलर से निकलने वाली स्टीम की जो कंडेंसेशन होते हैं, जो कंडेंसेशन ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको कंडेंसर से इकट्ठा करके वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है उबालने के लिए, पानी को उबालने के लिए, ताकि फिर से स्टीम बने, फिर से हम उसे हाई प्रेशर पे टरबाइन पे भेजें और टरबाइन घूमे और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। नाउ there are some advantages and disadvantages also. फर्स्ट एडवांटेज ये कि इसकी जो कॉस्ट है, थर्मल पावर प्लांट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी इफेक्टिव है, ये इकोनॉमिक है। इस पावर प्लांट को लगाना आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। दूसरा, इसमें ये जो वाटर है, आप जो वाटर गर्म कर रहे हो, जिसकी स्टीम बना रहे हो, फिर वो कंडेंस होकर कंडेंसर में इकट्ठा हो रहा है, इसको आप वापस सप्लाई कर सकते हो। सो वाटर की वेस्टेज नहीं है, वाटर वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, हमें उन पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि मोस्टली इसके डिसएडवांटेजेस ही आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये है कि देखो, ये कोल को जलाकर बनाया जा रहा है ना, कोल की बर्निंग हो रही है, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, यानी ये स्मोक कॉज करेगा, ये स्मोक क्रिएट करेगा, जो कि ऑफ कोर्स पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, वी हैव अ वेरी लिमिटेड फॉसिल फ्यूल। तो अगर कोल खत्म हो जाएंगे, सारे कोल जो रिजर्वायर्स हैं, जो हमारी कोल माइंस हैं, उनसे एक समय के बाद कोल निकलना बंद हो जाएगा, देन व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग टू द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि आप शायद नोटिस करे होंगे कि अपनी इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो मोस्टली मिडिल इंडिया में है, मध्य भारत में है, क्योंकि उसी एरिया में सबसे ज्यादा कोल है। तो जाहिर है कि आप ये थर्मल पावर प्लांट किसी ऐसी जगह पर नहीं लगा सकते जहां पर कोल माइंस अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पीलीभीत में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पीलीभीत में रहते हो और पीलीभीत में आपने एक थर्मल पावर प्लांट लगाया। अब थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए आपको कोल की जरूरत है, और कोल मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से। तो वहां से यहां तक कोल लाने में कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, और जाहिर है उसके लिए ट्रेन चलाई जाएंगी, काफी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सो इट विल बी वेरी वेरी कॉस्ट, इट विल टेक अ वेरी हैवी कॉस्ट। सो जो थर्मल पावर प्लांट है वो हम कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। हमें इस कोल फ्यूल की अवेलेबिलिटी पर भी बहुत ध्यान देना होता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच कैन कंसीडर एज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस थर्मल पावर प्लांट। तो बेटा, ये थर्मल पावर प्लांट यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यहां तक बेटा सबको क्लियरली समझ में आ गया है? प्लीज हाँ या ना बताएं। Yes, okay. Everything is clear to you? Okay. So now we will move ahead to the next
plant, that is hydroelectric power plant और hydro power plant. थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में बस बेसिक डिफरेंस टरबाइन को रोटेट करने की प्रोसेस का है, ठीक है. सो दिस इज आवर हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर रिजर्वायर पावर प्लांट भी कह सकते हो. बेसिकली जो आपने डैम्स वगैरह देखे होंगे, हैवी इलेक्ट्रिकल डैम्स, हम यहां उन्हीं की बात कर रहे हैं. तो हमें अच्छे से पता है, वी नो वेरी वेल that suppose if this is a ground and any object is placed at height h with mass m, so this particle have the potential energy mgh. So when we release this object, it will comes with this potential energy and converted its energy into kinetic energy, that is half mv square. यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या ये हाइड्रो पावर प्लांट हमेशा मोस्टली हिल एरियाज में लगाए जाते हैं और वहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है काफी ऊंचे लेवल तक, जहां वाटर लेवल काफी हाई रहता है. उस वजह से होता यह है कि जब वाटर लेवल काफी ज्यादा हो जाता है तो उसमें अपने आप में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. सो जब हम वाटर को ऊंचाई से नीचे की तरफ भेजते हैं, यहां पर टरबाइन पर, एज यू कैन सी दिस इज अ वाटर रिजर्वायर, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डैम. ये डैम है और ये इसका स्लाइस गेट है. इस टाइप के एक स्लाइडर गेट्स लगे होते हैं जिसको आप जब चाहें तब ओपन या क्लोज कर सकते हैं. तो उन स्लाइडर गेट्स की हेल्प से जब हम वाटर को अलाउ करते हैं टरबाइन पर, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो भी उसमें स्टोर होती है, दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काफी वेलोसिटी के साथ टरबाइन पर आता है और टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है. रेस्ट इज द प्रोसेस सेम विद थर्मल पावर प्लांट, कि टरबाइन घूमती है, जो शाफ्ट्स जुड़ी है जनरेटर से, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो हैवी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई कर दी जाती है इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस को. अब इसमें भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. जैसे एडवांटेजेस इसमें ज्यादा हैं एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट. इसका एडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि डैम्स की हेल्प से हम बाढ़ को नियंत्रित करते हैं. वी कैन कंट्रोल द फ्लड, और एक लिमिटेड मैनर में ये जो टेल वाटर है, टरबाइन घूमने के बाद जो वाटर बचेगा, इस वाटर को हम आगे सप्लाई कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, किसान कृषि कार्यों के लिए हम इसको आगे भेज सकते हैं, सिंचाई के लिए. तो खेती के काम इससे करे जा सकते हैं, कृषि कार्यों के लिए हम इसको आगे भेज सकते हैं. दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. और हाइड्रो पावर प्लांट एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन भी होता है. एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन भी होता है. आपको पता ही होगा, आप अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक जो भी डैम्स हैं, आप उनको घूमने जाते हो, वहां पे फोटो क्लिक्स करते हो. So hydro power plant is a kind of touristic attraction also. And the best thing is कि इसमें कोई भी pollution नहीं है. It is no smoke creating, कोई भी pollution नहीं है, कोई भी fossil fuel burn नहीं हो रहा, and we can use again and again by this water reservoir. लेकिन बस अगर हम इसके disadvantages पर जाएं, तो डिसएडवांटेजेस के लिए कि इसको बनाने को, डैम को बनाने के लिए जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, सिविल कंस्ट्रक्शन यानी डैम को बनाने के लिए जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा होती है. और कॉस्ट के बाद इसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर इतने बड़े रिजर्वायर में आपने जो डैम्स वगैरह देखे होंगे, उसमें कितना प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर. तो अगर डैम की वॉल में क्रैक है या उसके स्लाइडर गेट्स में प्रॉब्लम है, सो इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द डाउन हिल टाउन्स एंड विलेजेस. वहां पर बाढ़ भी आ सकती है अगर वहां पर उसकी वॉल में क्रैक है, डैम में क्रैक है तो. सो इट नीड्स अ वेरी हाई लेवल मेंटेनेंस. एंड इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है बेटा. आपने देखा होगा डैम बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं.
तो इनको बनाने के लिए बहुत बड़ा लैंड एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है, जिस वजह से आसपास की खेती हर जमीन जो जो खेती के लिए जो जमीन यूज हो सकती थी वो डैम में वेस्ट हो जाती है, और फिर वहां पर फ्लोरा फौना का भी बहुत नुकसान होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज. दूसरा एक और डिसएडवांटेज है कि आप इसमें वाटर पे ही डिपेंड हो. मान लीजिए किसी साल बारिश नहीं हुई तो पानी डैम में इकट्ठा नहीं हो पाया, तो आपको प्रॉपर हाई लेवल ऑफ वाटर नहीं मिला. तो जब वाटर हाई लेवल पर ही नहीं है, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी? सो इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द the weather situation. So that is the one kind of disadvantage of this power plant. I hope यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगर क्लियर हो गई देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यहां तक सबको क्लियर है बेटा बातें? एक बार बता दें. So you can do one thing, you can take the screenshot of the screen so that you can draw these structures at your notebooks. You should take the screenshot of this slide and this one also. ओके यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बताएं प्लीज. यस सर. Yes, sir. ओके गुड. सो नाउ वी विल थोड़ा एक जो स्लाइड्स पीपीटीज के थ्रू हम लोग कर रहे थे, एक बार उसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं जो डिसएडवांटेजेस थे वो क्या क्या है. ओके सो हियर वी आर. That thermal power plant, so first the coal is burned into the furnace of a steam boiler at high pressure. Steam is produced in the boiler in turbine. This steam force rotates the turbine blades. As the turbine turns, it causes the generator to do its work and create electricity. The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up नियर कोल और ऑयल फील्ड्स, विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो वहीं लगाए जाएंगे या लगाए जाते हैं जहां पर कोल की अवेलेबिलिटी या फ्यूल की अवेलेबिलिटी आसानी से हो सके. नाउ दिस इज द ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट. आप देखें कि यहां पर हमने एक प्रेशर कुकर में पानी लिया है और उसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो जो उसकी नोजल है उससे हमने एक पाइप जोड़ा जो टरबाइन ब्लेड को घुमाएगा और टरबाइन ब्लेड फाइनली डायनामो से कनेक्ट होगी एंड दैट डायनामो कॉजेज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ installation which we can done at our home also. So and the next is hydropower plant. So hydropower is electricity generated using the energy of falling and running water. So running and falling water means basically that is the same thing, potential energy into kinetic energy. It is a conventional source of energy. Working of hydropower plant is that the same dam or reservoir is made over a river to collect water in a large amount, and that water coming off high speed rotates the turbine, which in turn activates the generator to produce electricity. Some hydroelectric power plant just use a small canal to channel the river water through a turbine, which is used as the irrigation process and the farming activities. So that kind of one of the advantage of hydropower plant. Others, so these are the some pictures of hydropower plant as you can see here. Now, so advantage is that it is a renewable source of energy. We can use again and again that the same water. Water is free of cost, of course. अभी तो फिलहाल free of cost ही है. And these plants are pollution free. These plants are pollution free. आप इसमें कोई pollution नहीं है. There is no burning of fossil fuel or anything. And the construction of dam helps to control flood, जो कि हम discuss कर चुके हैं. Now the disadvantage of hydropower plant, that hydropower can be established in some certain locations. मैंने आपको बताया ना मोस्टली हिली एरियाज में ही लगा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ रिवर, ओशियन, ऑल्सो लार्ज एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम. बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो अगर एरिया बहुत बड़ा नहीं है सो डैम उतना बड़ा नहीं बन पाएगा. सो वाटर जो रिसोर्स है, जो वाटर को आप रिजर्वायर में स्टोर कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी सफिशिएंट फॉर producing electricity.
सो दैट इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज। और उसमें क्या है ना, अगर आपको अगर एरिया मिल भी गया, सो एज यू नो इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वी आर सेकंड इन द वर्ल्ड। तो ऐसे बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक बहुत बड़ा लैंड एरिया जब ऑक्यूपाई होता है तो बेटा बहुत से लोगों की रोजगार चला जाता है, उनकी खेती किसानी छूट जाती है। वो बात अलग है कि डैम के लगने से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, लेकिन वन ऑफ द फैक्ट ये भी है कि लोगों के हाथ से उनका खुद का काम, जो खेती किसानी का काम है, वो छूट जाता है। हालांकि रिजर्वायर में अक्सर लोग मछली पालन भी करते हैं, रिजर्वायर से फिशरी डिपार्टमेंट को भी काफी फायदा होता है, एडवांटेजेस बहुत हैं, लेकिन एज टू हैविंग अ रेशनल माइंडसेट वी हैव टू फोकस ऑन डिसएडवांटेजेस आल्सो। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस फॉर इंक्रीजिंग द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस को आप बढ़ाइए, डिसएडवांटेजेस को धीरे धीरे कम करिए। And the second thing is vegetation submerged below dam produces methane which leads to the greenhouse effect, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा फ्लोरा और फौना पानी में नष्ट हो जाता है, तो वो सड़ता है, फिर मार्श गैस बनती है यानी मीथेन, दैट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात जो हम आपको समझाना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। Please, if you have any doubt, then you can write down in the chat section. Is there is any problems issue? Yes, students. Is this topic is clear to you? Hydro power plant and thermal power plant, advantages there and their disadvantages. Is this clear? If this clear, then please give me thumbs. Okay, thank you. So then you can give me thumbs up, and now you can leave the class. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you.